हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कॉमर्स स्टडी क्लासेस। तो प्यारे बच्चों, आज हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करने वाले यूपी पीजीटी पेपर 2019 के क्वेश्चंस को। तो आज की इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं टोटल 20 मोस्ट इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को, और इस नेक्स्ट वीडियो में फिर हम लोग ऐसे ही 20 इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। और वीडियो शुरू करने से पहले एक बात जरूर कहेंगे कि अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें, ताकि मेरा मोटिवेशन आप सबके साथ ऐसे ही बना रहे और हम आपके साथ निरंतर ऐसे ही प्रयास करते रहें। तो चलिए प्यारे बच्चों, शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। उम्मीद करते हैं एकदम आप लोग स्वस्थ है, मस्त है और एकदम फटाफट से तैयार हो जाइए आज के एमसीक्यूज को सॉल्व करने के लिए। तो पहला क्वेश्चन है, व्हाट इज द थ्योरी दैट ओपनिंग ए कंट्री टू द वर्ल्ड मार्केट एन अपॉर्चुनिटी टू यूटिलाइज द अनएम्प्लॉयड एंड अंडर एम्प्लॉयड रिसोर्सेज। तो प्यारे बच्चों, इस थ्योरी को हम लोग कहते हैं वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी। तो वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी क्या होता है प्यारे बच्चों, आइए हम लोग आगे समझते हैं। तो वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी ये एक इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है that can be used to explain how international trade can help the country use their resources more fully, including the unemployed and underemployed resources. थ्योरी के बारे में कुछ और बातें। The Went for Surplus theory state that when a country produces more than it can consume, it creates a surplus. This surplus can be used to bring a country production possibility frontier back to the full capacity by trading with other countries. Example के लिए, Southeast Asia rapid export lead to the growth in 1870 and 1970 can be explained by the Went for surplus theory. In the 1870, international trade allowed the Southeast Asia to use its surplus labor and frontier land to produce the primary commodity like rice, tin and sugar. In 1970, Southeast Asia export manufacture used to trade or emigration to went for surplus labor. तो प्यारे बच्चों, वेंट फॉर सरप्लस थ्योरी एक हम लोग का इंटरनेशनल ट्रेड थ्योरी है जो कि अंडर एम्प्लॉयड और अनएम्प्लॉयड रिसोर्सेज को फुल यूटिलाइज करने में मदद करता है। इसमें और भी थ्योरी दिया है, रिकार्डियन थ्योरी, हेक्स्चर-ओवलिन थ्योरी, स्ट्रेटेजिक ट्रेड थ्योरी। अगर आप लोग इन ट्रेड थ्योरी के बारे में कुछ भी पता है तो आप इसको जरूर से कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। आप लोग ऑप्शंस के बारे में जितना भी जानते हो उसको डिटेल में आप जरूर से हमें बताएं, जिससे कि आपका भी रिवीजन होता रहे। ठीक है, तो चलिए अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, The practice of appending the notes regarding the contingent liability in accounting statement is in pursuant to। तो प्यारे बच्चों, contingent liability कहाँ लिखा जाता है सर? contingent liability footnote, बैलेंस शीट के नीचे जो footnote होता है, footnote में हम लोग लिखते हैं इसको। कहाँ लिखते हैं? footnote में। तो contingent liability के बारे में कौन बताता है? कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर ये कहता है कि हम लोग जितने भी इंफॉर्मेशंस है बिजनेस के, उन सारे इंफॉर्मेशंस को क्या करें? रिप्रेजेंट करें। ठीक है, तो कंटीजेंट लायबिलिटी भी किसका पार्ट है? कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर का। कंटीजेंट लायबिलिटी को अगर आपको समझना है व्हाट इज कंटीजेंट लायबिलिटी, तो कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब क्या होता है? आकस्मिक लायबिलिटी, जो अचानक से घटित हो गई है, जिसके बारे में पहले से कोई भी इंफॉर्मेशन, कोई भी सूचना नहीं था हमें। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम लोग कंटीजेंट लायबिलिटी। तो कन्वेंशन ऑफ फुल डिस्क्लोजर इसका क्या है? ये इसका कन्वेंशन है जिसमें कंटीजेंट लायबिलिटी के बारे में बताया गया है। अगर आप लोग इसको थोड़ा सा पढ़ना चाहे तो बिल्कुल पढ़ें। The full disclosure principle required to comprise to disclose the information about their assets, liability, revenue and expenses. This information should be disclosed even if it could be potentially by damaging to the company. Some examples, there's a sundry data. Total amount of sundry data should be disclosed, as well as the amount of good and secure debtor, the amount of good and unsecured debtor, and the amount of doubtful debt. ये सब हम लोग बताते हैं। Contingent liability should be shown as a footnote
और एक्सप्लेनेटरी नोट इन द बैलेंस शीट। सवाल यहां से भी आपसे पूछा जा सकता है घुमा के कि कंटीजेंट लायबिलिटी को बैलेंस शीट में कहां शो करते हैं, तो बाय वे ऑफ फुट नोट, बाय वे ऑफ फुट नोट। ठीक है, अगले सवाल की तरफ चलेंगे प्यारे बच्चों। The convention of conservatism is applicable in providing for discount on creditor, making provision for bad and doubtful debt, creating reserve for financial stability। तो इस सवाल का सही जवाब क्या होगा, इसको आप लोग जल्दी से बताएंगे कि इस सवाल का सही जवाब क्या होगा। तो हम लोग फिर से ऑप्शन पढ़ेंगे। प्रोवाइडिंग फॉर डिस्काउंट ऑन क्रेडिटर, making provision for bad and doubtful debt, creating reserve for financial assets, none of the above। तो कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहता है मेकिंग ए प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट। तो प्यारे बच्चों कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म क्या कहता है, मेक प्रोविजन फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस, मेक प्रोविजन फॉर ऑल फ्यूचर लॉसेस, चाहे उसकी पॉसिबिलिटी वेदर इट्स पॉसिबिलिटी इज 1%, but do not make any provision for future profit whether its provision is 100%। चाहे प्रोविजन भविष्य में होने वाले किसी भी प्रॉफिट का हम लोग कोई भी प्रोविजन ना बनाए, भले ही उसके होने की 100% संभावना हो, लेकिन कोई भी लॉस है चाहे उसके घटित होने की 1% संभावना है, फिर भी आप उसके लिए जरूर तैयार होके चले। ठीक है, यही है हमारा कन्वेंशन। नेक्स्ट है प्यारे बच्चों, इफ ए शेयर ऑफ 10 on which these 6 has been paid is forfeited can be reissued at a minimum paid up price। तो प्यारे बच्चों इसमें ये बोला जाता है कि as per law maximum discount provided on reissue of forfeited share is the amount available in share forfeiture account। ये तो हम सबको पता है, लेकिन सर इसका थोड़ा और मतलब बता दें। तो प्यारे बच्चों शेयर फॉरफीचर अकाउंट इट इज ए कैपिटल प्रॉफिट, और शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वही पैसे आते हैं जो फॉरफिटेड शेयर पे मिल चुके होते हैं। ठीक है ना, क्या कहा मैंने, शेयर फॉरफीचर अकाउंट में वही पैसे आते हैं जो फॉरफिटेड शेयर पे ऑलरेडी हम लोगों ने रिसीव कर लिए। 100 शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं क्योंकि उसपे फर्स्ट कॉल का पैसा एंड सेकंड एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं आया है, लेकिन उस शेयर पे एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का तो पैसा आ चुका है ना। लेकिन जब हम लोग शेयर को फॉरफिट कर रहे हैं तो ऐसा नहीं कि हम एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा दे देंगे, लौटा देंगे शेयर होल्डर को, ना, ऐसा बिल्कुल नहीं करते हम लोग। तो जो आप लोग का शेयर फॉरफीचर अकाउंट में कौन सा पैसा आएगा जो मिल चुका होता है, दैट इज हमारे एग्जांपल के अनुसार जो एप्लीकेशन और अलॉटमेंट का पैसा मिल चुका है वो यहाँ पे आएगा। देखिए प्यारे बच्चों कोई भी पैसा नहीं मिलेगा, लेकिन एक पैसा तो जरूर मिलेगा, दैट इज शेयर एप्लीकेशन का, क्योंकि अगर एप्लीकेशन नहीं मिलेगा तो शेयर हम लोग अलॉट ही नहीं करेंगे। तो यहाँ पे बोले मैक्सिमम कितना डिस्काउंट दे सकते हैं, तो शेयर फॉरफीचर अकाउंट में जितना पैसा होगा, तो इन्होंने कहा है 6 रुपए फॉरफीचर अकाउंट में है, तो मिनिमम कितने दाम पे, 10 रुपए का शेयर है, 6 रुपए ऑलरेडी शेयर फॉरफीचर अकाउंट में है, तो इतना ही मैक्सिमम डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो री इशू प्राइस मिनिमम कितना हो जाएगा, 4 रुपए री इशू प्राइस हो जाएगा। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या है, 4 रुपीज। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है यहाँ पे, देखिए अकॉर्डिंग टू द माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी, माल्थस पॉपुलेशन थ्योरी के अनुसार जो हमारा पॉपुलेशन है वो अर्थमेटिकली ग्रो करता है कि ज्योमेट्रिकली ग्रो करता है कि कांस्टेंट रेट से ग्रो करता है। तो माल्थस ने थ्योरी दिया था, जिन्होंने पॉपुलेशन थ्योरी जिन्होंने उस जिसमें कि उन्होंने कहा था कि पॉपुलेशन ग्रो करेगा ज्योमेट्रिकली। इस थ्योरी को और क्लेरिफाई करने के लिए मैंने यहाँ पे नोट्स में डाला हुआ है, तो इसको आप लोग जरूर पढ़ेंगे।
According to Malthusian theory, the population grow in geometrical progression. The Malthusian theory of population is the theory exponential population and arithmetic food supply growth. The theory was proposed by the Thomas Robert Malthus. He believed that a balance between population growth and food supply can be established through the preventive and positive checks. Malthusian theory of population growth. Among the most famous theory of demographic is the one associated with the English political economist Thomas Robert Malthus 1766 से 1834 इनका जीवन काल रहा। पॉपुलेशन थ्योरी इन्होंने दिया था एक एसे में, एसे ऑन पॉपुलेशन, जो कि 1798 में रिलीज हुआ था, was a rather pessimistic one. He argued that human population tend to grow at a much faster rate than the rate at which the means of human subsistence, especially food, but also clothing and other agriculture based product. तो इन्होंने ये कहा था कि भैया पॉपुलेशन जिस तेजी से बढ़ता है ना, उस तेजी से कोई भी संसाधन नहीं बढ़ते हैं जो कि ह्यूमन के लिए उपयोगी हो। तो ह्यूमन के लिए उपयोगी होने वाले जो भी संसाधन है वो उतने तेजी से बढ़ते हैं जितना कि ह्यूमन पॉपुलेशन बढ़ता है। इसीलिए उन्होंने कहा कि ह्यूमन का पॉपुलेशन ज्योमेट्रिकली बढ़ता है, जबकि उनको जीवित रखने वाली जरूरत सामग्री, जरूरत के संसाधन अर्थमेटिकली ग्रोथ करता है। ठीक है ना, अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन के अकॉर्डिंग ग्रोथ करता है। ठीक है, ये बात इन्होंने कहा था। आगे बात करेंगे, ए परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफाइड बाय। तो परफेक्ट कोरिलेशन कैसे सिग्निफाई होता है प्यारे बच्चों? तो परफेक्ट कोरिलेशन, अच्छा यहाँ पे आई थिंक सो कि एक क्वेश्चन शायद मिस हो गया है क्या? एक मिनट में चेक कर लेता हूँ। नहीं, ठीक है। तो प्यारे बच्चों यहाँ पे हम लोग ध्यान देंगे, परफेक्ट कोरिलेशन इज सिग्निफाइड बाय। तो परफेक्ट कोरिलेशन कैसे सिग्निफाइड होगा? देखिए, जिसमें +1 होगा। ठीक है ना, +1 होगा, +1। तो +1 जहां पे होगा वो क्या होगा? परफेक्टली कोरिलेशन होगा। तो यहाँ पे डिफरेंट टाइप ऑफ पॉजिटिव कोरिलेशन व्हेन टू वेरिएबल मूव इन द सेम डायरेक्शन एट द सेम टाइम, then they are said to be positively linked. According to the economic theory, supply grow in a lockstep with the price. This is because vendor will sell more when prices are high because it is advantageous for them to do so. ठीक है, तो एक बढ़ेगा तो दूसरा बढ़ेगा, जैसे हम लोग सप्लाई फंक्शन में पढ़ते हैं। ठीक है, प्रोड्यूसर इक्विलिब्रियम में पढ़ते हैं हम लोग। Positive correlation, the value of correlation coefficient describe the strength of the relation between the two variable. Correlation gradation are as follows. There are three type of correlation: limited correlation, perfect correlation, zero correlation. The correlation is perfect when two variable change in the same way. It is frequent, subdivided into two type. Positive correlation exists when two variable move in the same direction. Height and weight will come under the positive correlation. Taller people tend to weight more and vice versa. More perfect correlation example include the following: running on a treadmill for a long period of time will help you to burn more calories. As your hair grow longer, you will need more shampoo. You feel more financially secure as have more money. तो ये सब पॉजिटिव कोरिलेशन के एग्जाम्पल है। ठीक है ना, परफेक्ट पॉजिटिव कोरिलेशन +1 होगा। लेकिन प्यारे बच्चों यहाँ पे हमको पूछा क्या था सवाल, एक बार सवाल पे जरूर, ए परफेक्ट कोरिलेशन सिग्निफाई +1 होगा। ठीक है ना, +1 होगा परफेक्ट कोरिलेशन। नेगेटिव कोरिलेशन जहां पे कि -1 हो जाएगा। नेगेटिव कोरिलेशन एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। जैसे गर्मी बढ़ता है तो पता है आप लोग को, गर्मी बढ़ता है तो जैसे गंगा जी का पानी घट जाता है, तो ये क्या हो गया? नेगेटिव कोरिलेशन। प्रोडक्शन फंक्शन, नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों। प्रोडक्शन फंक्शन इज द रिलेशन ऑफ इनपुट एंड आउटपुट। इनपुट एंड आउटपुट का रिलेशन बताता है प्रोडक्शन फंक्शन। आप सब इससे परिचित है भली भांति। इंडेक्स फॉर बेस पीरियड इज ऑलवेज टेकन एज 100 बेस लिया जाता है। If last year Pasche index is 121 and the Pasche index is 141, then Fisher index क्या हो जाएगा? तो प्यारे बच्चों हम सबको पता है फिशर इंडेक्स बराबर √,
लेशपियरे इंडेक्स मल्टीप्लाइड बाय पास्चे इंडेक्स। ठीक है, तो आप लोग देखेंगे यहाँ पे लेशपियरे का 121, पास्चे का 144। ठीक है, तो अगर हम लोग इसको सॉल्व करेंगे प्यारे बच्चों तो 121 का क्या आ जाएगा 11 और इसका 12 आ जाएगा रूट में। ठीक है ना, तो 12 1 12 कैरी 1, 12 1 12 13, तो 132 आ जाएगा। 132 इज द करेक्ट आंसर। आइए प्यारे बच्चों आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें। द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर, इसको हम लोग क्या कहेंगे? तो इसको हम लोग कहेंगे सर सैम्पलिंग एरर। ठीक है ना, फिर से एक बार, द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ द डिफरेंस बिटवीन एन अनबायस्ड पॉइंट एस्टिमेट एंड द करस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन पैरामीटर इज नोन एज सैम्पलिंग एरर। तो सैम्पलिंग एरर क्या होता है पढ़ लेंगे हम लोग यहाँ से। सैम्पलिंग एरर आर स्टैटिस्टिकल एरर अराइजेस when a sample does not represent the whole population. There is a difference between the real value of the population and the value derived by using sample form of population. तो जब अंतर हो रियल वैल्यू ऑफ पॉपुलेशन और जो वैल्यू डिराइव किया हम लोगों ने सैंपल से, मतलब सैंपल हमको रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है अच्छे से हमारे पॉपुलेशन को। ठीक है, सर्वे मेथड इज यूज्ड टू कलेक्ट। तो क्वेश्चनाइज सर्वे मेथड को हम लोग इस्तेमाल करते हैं अरे बच्चों प्राइमरी डेटा के लिए। प्राइमरी डेटा के लिए तो सर कौन से मेथड का इस्तेमाल हम लोग इस्तेमाल करते हैं प्राइमरी के लिए? प्राइमरी के लिए और कौन से मेथड हम लोग इस्तेमाल करते हैं सेकेंडरी डाटा के कलेक्शन के लिए? अगर हम लोग इस चीज को जान जाए तो थोड़ा हम लोग के लिए अच्छा हो जाएगा। एग्जाम में हमको अगर घुमा के भी सवाल पूछेगा या किसी और मेथड के बारे में पूछ देगा तो हम वहां पे कर पाएंगे। तो बिल्कुल प्यारे बच्चों आप लोगों को सोचना एकदम सही है। तो हम लोगों ने मेथड को यहाँ पे देखिए डिस्कस किया है। प्राइमरी डेटा कलेक्शन को दो भागों में तोड़ा गया, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। तो क्वालिटेटिव डेटा कलेक्शन में आएगा ऑब्जर्वेशन मेथड, इंटरव्यू मेथड आ जाएगा। ठीक है, इंटरव्यू मेथड, क्वेश्चनर मेथड आ जाएगा, शेड्यूल मेथड आ जाएगा। ठीक है, ये सारे के सारे हमारे क्वालिटेटिव डाटा में आ जाएंगे। ठीक है, क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वालिटेटिव डाटा में ये सब आ जाएंगे। इंटरव्यू, क्वेश्चनर, ऑब्जर्वेशन, केस स्टडी सब इसी में आ जाएंगे। ठीक है, क्वांटिटी में कोई आपको डेटा मिल गया, क्वांटिटी के फॉर्म में, न्यूमेरिकल फॉर्म में कोई डेटा मिल गया, ये होगा। सेकेंडरी डाटा जैसे कि गवर्नमेंट के पब्लिकेशन से मिल जाए, पब्लिक रिकॉर्ड से मिल जाए, हिस्टोरिकल और स्टैटिस्टिकल डॉक्यूमेंट से मिल जाए, बिजनेस डॉक्यूमेंट से मिल जाए, टेक्निकल एंड ट्रेड जर्नल से मिल जाए। कुछ अनपब्लिश्ड डेटा इंक्लूड है जैसे डायरी, लेटर, ये सब हमारे सेकेंडरी डाटा के सोर्सेज है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे प्यारे बच्चों। अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, कमा लिया लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं किया। प्यारे बच्चों, कमा लिया लेकिन अभी तक प्राप्त नहीं किया, ये आपका एसेट्स है। जैसे आपने किसी के यहाँ पे जाके नौकरी कर ली तो आप सैलरी अपना कमा लिया, आपने मेहनत कर लिया। ठीक है ना, सैलरी अर्न बट नॉट रिसीव्ड। ठीक है, बट नॉट रिसीव्ड। तो ये होता है प्यारे बच्चों क्या, यह होता है हम लोगों का एक्रूड इनकम, इसको हम लोग कहते हैं। अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, इसको हम लोग कहते हैं एक्रूड इनकम। अर्न बट नॉट येट रिसीव्ड, इसको हम लोग क्या कहेंगे? इसको हम लोग कहेंगे एक्रूड इनकम। ठीक है, एक्रूड इनकम याद रखिएगा। ये आप लोगों का क्या होता है? ये आप लोग का एसेट्स होता है। सर कौन सा एसेट्स होता है? ये आप लोग का करंट एसेट्स होता है। एडवांस मनी रिसीव फ्रॉम ए कस्टमर फॉर सप्लाई ऑफ गुड्स इन फ्यूचर, भाई हम लोगों ने कस्टमर से पहले ही पैसे ले लिए सर, सामान दे देंगे उनको ये वादा करके, तो ये हमारी लायबिलिटी है। भाई मैंने वादा किया है कि मैं आपसे एडवांस ले तो रहा हूँ और मैं आपको बदले में सामान समय पे पहुंचा दूंगा, लायबिलिटी है। सर ये कौन सी लायबिलिटी है? तो प्यारे बच्चों ये हमारी करेंट लायबिलिटी है। ठीक है, करेंट लायबिलिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सेल्स बजट क्या है? सेल्स बजट, सर सेल्स बजट एक फंक्शनल बजट होता है। ठीक है ना, और मास्टर बजट क्या होता है सर? फिर तो आइए इसको हम लोग समझेंगे। फंक्शनल बजट क्या होता है प्यारे बच्चों? जो भी आपके सेल्स बजट होते हैं, प्रोडक्शन बजट है, लेबर बजट है, कॉस्ट बजट है, ओवरहेड बजट है, कैपिटल एक्सपेंडिचर बजट है, कैश बजट है, ये सब हमारे फंक्शनल बजट है। फंक्शनल बजट मींस जो फंक्शन करेगा, जैसा हमारा ऑपरेशन होगा वैसे ये सारे बजट भी काम करेंगे, वैसे ये सारे बजट भी फ्लैक्चुएट होंगे।
मास्टर बजट क्या होते हैं सर? मास्टर बजट इट इज अ समरी ऑफ ऑल फंक्शनल बजट। इट गिव एन ओवरऑल व्यू ऑफ द फर्म्स प्लान ऑफ एक्शन फॉर द बजटेड पीरियड। मास्टर बजट दो प्रकार के, ए बजटेड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड ए बजटेड बैलेंस शीट, ठीक है, इसको कहेंगे मास्टर बजट। अगला सवाल, द डिफरेंस बिटवीन द फिक्स एंड वेरिएबल कॉस्ट हैज ए स्पेशल सिग्निफिकेंस। तो ये आपको पता है फ्लेक्सिबल बजट इसको कहते हैं, जहां पे डिफरेंस किया जाता है फिक्स और वेरिएबल कॉस्ट का, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन प्यारे बच्चों, इफ ए मशीन आवर आर 800 एंड ए फैक्ट्री रेट पर मशीन इज 8, देन द एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड विल बी। तो प्यारे बच्चों इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो देखिए एब्सॉर्ब ओवरहेड को कैसे निकालते हैं हम लोग, एब्सॉर्ब ओवरहेड, तो मशीन आवर multiplied by the absorbed rate, multiplied by absorbed rate, मशीन आवर मल्टीप्लाइड बाई एब्सॉर्ब रेट। तो मशीन आवर हमारा 8000 घंटे है, एब्सॉर्ब रेट 8 है, तो कितना आ गया ये 64,000। फैक्ट्री एब्सॉर्ब फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा 64,000, 64,000 रुपीज। तो कितना आ जाएगा प्यारे बच्चों 64,000। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर बेस्ड ऑन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल किस पे बेस्ड है प्यारे बच्चों? प्रैक्टिकेबिलिटी पे बेस्ड है, सब्जेक्टिविटी पे नहीं बेस्ड है, ये प्रैक्टिकेबिलिटी पे बेस्ड है अकाउंटिंग प्रिंसिपल। तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल को एक्सेप्ट तभी किया जाएगा जब उसमें रेलेवेंस हो, ऑब्जेक्टिविटी हो, फिजिबिलिटी हो, ठीक है। रेलेवेंस का मतलब जिसमें टाइम लाइननेस हो, मतलब एक प्रॉपर टाइम हो, मैटेरिटी हो, कंसिस्टेंसी हो। ऑब्जेक्टिविटी का मतलब जिसमें एक ऑब्जेक्टिव हो, फेयरनेस हो, इंडिपेंडेंसी हो, ऑब्जेक्टिविटी। फिजिबिलिटी मतलब जो प्रैक्टिकल हो, मैटेरिटी अगेन कंजर्वेटिज्म हो जिसमें। नेक्स्ट क्वेश्चन, द रिलेशन बिटवीन लिक्विडिटी एंड रिस्क इज। तो लिक्विडिटी और रिस्क का रिलेशन इनवर्स, जितना लिक्विडिटी आपके पास अवेलेबल रहेगा, प्यारे बच्चों बड़ा ही आसान सा बात है, जितना हमारे पास लिक्विडिटी अवेलेबल रहेगा उतना ही रिस्क हमारा कम रहेगा। भाई मेरे पास कैश बहुत ज्यादा है, मेरे पास कैश बहुत ज्यादा है, तो मेरे पास रिस्क बहुत कम है, ठीक है ना, रिस्क बहुत कम है। अगर कोई तुरंत हमसे पैसे मांगने आ जाए हम उसको तुरंत पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन एट द सेम टाइम अगर मेरे पास लिक्विडिटी की बहुत कमी है, कैश क्रंच है मेरे पास, तो अब मेरे पास रिस्क भी बहुत है। कभी भी अगर कोई घटना हो गई मेरे साथ तो हम उसकी भरपाई नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मेरे पास कैश की अवेलेबिलिटी कम है, ठीक है, लिक्विडिटी कम है। तो यहाँ पे देखिए मैंने इस चीज को मेंशन कर दिया, तो आप लोग यहाँ पे जरूर पढ़ लेंगे। द लिमिट ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ मेंबर इन ए प्राइवेट कंपनी, तो ये आप, और वही अगर पब्लिक कंपनी का पूछ रहे तो मिनिमम नंबर ऑफ मेंबर्स 7 और मैक्सिमम अनलिमिटेड। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे बच्चों, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन कंडक्टेड सर्वे ऑन सोशल इकोनॉमिक सब्जेक्ट, एग्रीकल्चरल एंड इंडस्ट्रियल सब्जेक्ट की डेमोग्राफिक सब्जेक्ट। तो इसका सही आंसर है ऑल ऑफ द एबव। तो एनएसओ के बारे में थोड़ा सा हम लोग जान लेंगे। तो प्यारे बच्चों नेशनल सैंपल सर्वे ऑफिस कंडक्ट द सर्वे ऑन ए वैरायटी, किस किस पे, हाउस होल्ड कंज्यूमर एक्सपेंडिचर पे, एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट पे, इंडस्ट्रीज पे, सोशियो इकोनॉमिक इशू पे, एग्रीकल्चर के प्रोडक्शन पे, क्रॉप एस्टिमेशन पे भी। दी एनएसओ ये गवर्नमेंट एजेंसी है दैट कलेक्ट द स्टैटिस्टिकल डाटा फॉर डेवलपमेंट प्लानिंग। द एनएसओ वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1950, वेरी इंपॉर्टेंट, and is currently under the Ministry of Statistical and Program Implementation। कौन से मिनिस्ट्री के अंदर एनएसओ आता है? मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिकल एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। तो प्यारे बच्चों इस तरीके से हम लोगों ने 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज को सॉल्व कर लिए यूपी पीजीटी कॉमर्स 2019 के प्रीवियस ईयर पेपर से। तो कैसा लगा आप लोगों को जरूर आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। हम लोग मिलेंगे ऐसे ही अगले वीडियो में आगे के ऐसे ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, आप लोग मस्त रहिए और अच्छे से पढ़ाई करते रहिए, और साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करना ना भूलें, ताकि
मेरा मोटिवेशन आपके साथ बिल्कुल बने रहना चाहिए प्यारे बच्चों, मेरा एक ही मोटिवेशन है, ठीक है। तो आपका इसमें कुछ जाएगा नहीं प्यारे बच्चों, बस आपको एक ही काम करना है कि आपको सब्सक्राइब कर लेना है चैनल को, और जितना आपसे हो सके उतना आप जरूर शेयर कर ले, ठीक है। तो इतना आप जरूर मेरे लिए करें और हम आपके लिए निरंतर प्रयास करते रहे। तो चलिए प्यारे बच्चों, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं हम लोग अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।